नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पोस्टल अरावली पर और हमारी ऐप अरावली एकेडमी पर। जैसा कि आप सबको पता है, विभागीय एग्जाम का कैलेंडर जारी हो चुका है और हम आपके लिए लेकर आए जीडीएस से एमटीएस तथा जीडीएस से पोस्टमैन के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम, जिसमें आज अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे डाक विभाग का संगठन। और ये टॉपिक कहाँ पर है, हमने सिलेबस में देखा था कि जो फर्स्ट पेपर है जो जीडीएस से एमटीएस तथा जीडीएस से पोस्टमैन के लिए समान है, उसमें पहला टॉपिक है अपना डाक विभाग का संगठन। ठीक है। अब डाक विभाग के संगठन को समझने के लिए हमें पूरे इस चार्ट को समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले जो ये विभाग का संगठन है, यह इसका उल्लेख कहां पर है कि डाक विभाग का संगठन किस प्रकार से होगा, तो इसका उल्लेख है वह पोस्ट ऑफिस गाइड के पार्ट फर्स्ट, कौन से पार्ट फर्स्ट की धारा या क्लोज एक में इसका उल्लेख है। कहां पर है? धारा एक में इसका उल्लेख है। धारा एक को आप याद रख सकते हैं, एक एक करके संगठन बना सकते हैं, हम एक एक करके सबको आपस में लेके संगठन बना सकते हैं। तो धारा एक में संगठन है। ये जो धारा है, हम जो टॉपिक पढ़ेंगे सारी धारा वाइज पढ़ेंगे और ये धाराएं हमेशा पूछी जाती है, एग्जाम में धाराएं पूछी जाती है। तो पहला प्रश्न आपका बनता है कि पी जो पोस्ट ऑफिस का संगठन है वह कौन सी धारा में है, तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट की धारा एक में विभाग के संगठन का उल्लेख है। अब कोई भी जो विभागीय इकाई होती है या कोई भी प्रशासनिक इकाई होती है, इसके दो भाग होते हैं। एक प्रशासनिक जो संरचना होती है वो, और एक कार्यात्मक इकाई, इसके दो भाग होते हैं। जैसे कि हमारा जो पोस्ट ऑफिस है, यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? यह आता है संचार मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन आता है? संचार मंत्रालय के अधीन आता है। तो इसका संचार मंत्री होगा, फिर राज्य मंत्री भी होगा, फिर उसके नीचे महानिदेशक वगैरह सारे कार्य करते थे। ये एक उसके प्रशासनिक ढांचा होता है। जैसे आप देखोगे कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दो अलग अलग चीजें, तो उसी प्रकार यह एक होता है इसका संरचनात्मक ढांचा, और एक होती है कार्यात्मक इकाई, जिसमें आप जैसे डीजी आ जाएगा, उसके बाद सचिव आ जाएगा, डाक सेवा बोर्ड आ जाएगा, उसके नीचे सीपीएमजी, पीएमजी, ठीक है, हेड ऑफिस में अधीक्षक, ठीक है। ये सारे, तो ये टोटल पूरा क्या चलता जाएगा। तो ये हमको जो विभाग का संगठन है, इसमें हमको इसकी कार्यात्मक इकाई पढ़नी है। क्या पढ़नी है? कार्यात्मक इकाई पढ़नी है। तो कार्यात्मक इकाई के लिए ये पूरा चार्ट होगा। अब सबसे पहले है कि जो हमारा डाक विभाग है उसके बारे में हम उसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि जो डाक विभाग है इसकी शुरुआत किसने की थी। तो हमारा जो डाक विभाग है इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड डलहौजी ने डाक विभाग की शुरुआत की थी। तो आप ये डलहौजी से डाक याद रख सकते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत की थी। अब जो पोस्ट ऑफिस आप वर्तमान स्वरूप में देख रहे हो कि अभी पोस्ट ऑफिस अपना जो उसकी कार्य प्रणाली देख रहे हो, वो कब अस्तित्व में आई? तो वो आई थी अब पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अपने वर्तमान स्वरूप में 1 अक्टूबर 1854 को आया। कब आया? 1 अक्टूबर 1854 को आया। और मैंने आपको बताया डाक विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? संचार मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? संचार मंत्रालय के अधीन आता है। और इसका प्रभारी कौन होगा? तो जैसे सभी मंत्रालय होते हैं, कृषि मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, उनके एक एक मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। तो हमारे जो डाक विभाग का प्रभारी होगा वो कौन होगा? संचार मंत्री। कौन होगा? संचार मंत्री होगा। और वर्तमान में जो संचार मंत्री है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। एग्जाम में ये जो संचार मंत्री है, डीजी है, इन सबके नाम है वो आपको एग्जाम से पहले देख के जाने, क्योंकि ये उस समय मान लो बदल जाते हैं। तो वैसे हम आपको हमारे जो कोर्स में आपको अपडेट दे देंगे। अब जो पोस्ट ऑफिस है उसका प्रशासनिक नियंत्रण किसके अधीन होता है? प्रशासनिक नियंत्रण उसका संचालन कौन करता है? तो वो करता है महानिदेशक डाक नई दिल्ली करता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल या डीजी। क्या बोलते हैं? डीजी। और वर्तमान में डीजी है संजय चरण। कौन है? श्रीमान संजय चरण जी। तो प्रशासनिक नियंत्रण आपको प्रश्न पूछे कि डीओपी का, डाक विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण और संचालन कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो महानिदेशक डायरेक्टर जनरल या डीजी के द्वारा किया जाता है। तो इसी से हम आ जाते हैं अपने चार्ट पर, और जो चार्ट की पहली कड़ी है महानिदेशक डाक सेवा संजय चरण। अब महानिदेशक क्या करता है? पोस्ट ऑफिस का प्रशासन चला रहा है। अब किसी भी, जैसे प्रधानमंत्री को देश चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संविधान की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पोस्ट ऑफिस को चलाने के लिए भी तो किसी लिखित आदेश की या किसी नियमावली की आवश्यकता होगी। तो हमारा जो डीजी है वो क्या करता है? 3 नियमों को साथ में लेकर, 3 नियमावली है और 3 एक्ट है, उनके माध्यम से क्या करता है? पोस्ट ऑफिस का संचालन करता है। तो हमारा डीजी है वो किन किन 3? तो पहला है भारतीय डाकघर अधिनियम एक्ट 1898। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 क्या है कि ये एक प्रकार से, जिस प्रकार से अपना देश संविधान के आधार पर चलता है, डाक विभाग इसके आधार पर चलता है।
अभी तक डाक अधिनियम कितने आए? 3 आए। कितने आए? डाक एक्ट कितने हैं? अभी तक 3 आए हैं। तो पहला है भारतीय डाक अधिनियम 1898, दूसरा है डाकघर नियमावली 1933, डाकघर नियमावली 1933, नियमावली कर्मचारियों से संबंधित नियम वगैरह है, ठीक है, तो इसमें डाकघर नियमावली 1933, और एक है डाक जीवन बीमा एक्ट, पीएलआई एक्ट है। इन तीनों को आधार पर क्या करता है? हमारा डीजीओ डाक विभाग का प्रशासन तथा संचालन करता है। आगे समझ में। अब प्रश्न पूछा जाता है कि महानिदेशक डाक विभाग किसके निम्न कानून के द्वारा डाक विभाग का संचालन करता है? तो 3 ये दे देगा, एक कोई दूसरा दे देगा आपको, ठीक है। इनके सन आपको याद रखने हैं, 1933 डाकघर नियमावली 1933, फिर आपको यहाँ पर सन चेंज कर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सन याद होनी चाहिए, 1933 और 18। अब बढ़ते अपन, ये भारतीय डाकघर अधिनियम एक्ट 1898 है। अभी तक 3 एक्ट जारी हो चुके। तो सबसे पहला है, हम इसके बारे में देखते हैं। अब तक डाकघर अधिनियम कितने बने हैं? 3। अब तक कितने बने हैं? 3। तो पहला सवाल यह है, अब तक कितने डाकघर अधिनियम बने हैं? तो 3। सबसे पहला बना है डाकघर अधिनियम 1837, फिर उसके बाद आया डाकघर अधिनियम 1854, और जो वर्तमान डाकघर प्रणाली है, इसकी जो नींव रखी गई थी वो इसी डाकघर अधिनियम में रखी गई थी। किसमें? 1854 वाले में। और जो वर्तमान में है डाकघर अधिनियम 1898। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि अब तक कितने डाकघर अधिनियम बने? सबसे पहला डाकघर अधिनियम कौन सा है? वर्तमान पोस्ट, जो वर्तमान डाक प्रणाली की नींव किस डाकघर अधिनियम में रखी गई, और वर्तमान में कौन सा डाकघर अधिनियम द्वारा शासन संचालित है? ठीक है, तो 1898। अब हमको पता है कि संचार मंत्रालय द्वारा पोस्ट ऑफिस को क्या कराया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। तो ये हमारा जो डाक विभाग है, ये कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची? संघ सूची क्या होती है? जो जिन विषयों पर क्या कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास। राज्य सूची क्या होती है? जिस पर क्या राज्य सरकार का नियम बनाने, कानून बनाने का नियंत्रण किसका होता है? राज्य सरकार का। और समवर्ती दोनों का। तो यहाँ पर हमारा जो पोस्ट ऑफिस है वो संघ सूची का विषय, कहाँ किसका संचार है? वो संघ सूची का विषय है। और संघ सूची का विषय है तो इस पर कानून कौन बनाएगा? इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है। अब जो आगे हमने पढ़ा कि जो भारतीय डाक नेटवर्क है वो भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 द्वारा संशासित किया जाता है, और भारतीय डाकघर नियमावली 1933 अधीनस्थ कानून के रूप में कार्य करती है। तो ये चीजें हमने सारी पढ़ ली। अब देखो कि जो संघ सूची का विषय और कानून इसके बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद। लेकिन जो डाकघर की जो शुल्क है और दरों, उनका जो मूल्य निर्धारित करने का काम है वो किसका था? संसद का था पहले। लेकिन एक बदलाव किया गया, और क्या किया गया? बदलाव करके फिर ये जो कानून बनाने का, जो शुल्क और दर पर का जो नियम बनाने का अधिकार है वो किसको दे दिया गया? संचार मंत्रालय को। किसको दे दिया गया? संचार मंत्रालय को दे दिया गया था। तो डाक सेवाओं और दरों और शुल्कों में संशोधन करने का अधिकार जो पूर्व में किसके पास था? संसद के पास था, अब संचार मंत्रालय को दे दिया गया। किसको दे दिया गया है? संचार मंत्रालय को दे दिया गया है। और इसके लिए वित्त विधेयक किसमें? 2017 के माध्यम से भारतीय डाकघर अधिनियम कौन सा? 1898, जो बार अभी चल रहा है, ठीक है, कि धारा 7 में संशोधन किया गया था। प्रश्न क्या बन सकता है कि डाक सेवा और के शुल्कों तथा मूल्यों का निर्धारण कौन करता है? तो उसका आंसर होगा संसद नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? संचार मंत्रालय होगा। किसमें बदलाव किया गया? 1898 के एक्ट में। और धारा कौन सी? धारा 7 में। धारा भी पूछ सकते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ लिया, किसको? महानिदेशक को अच्छे से समझ लिया, कैसे कानून पे काम करता है वगैरह सब। अब है जैसे कि प्रधानमंत्री है, अब उसके साथ में कौन सा आएगा? सचिव। तो उसके सचिव होते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर हमारा जो पोस्ट ऑफिस है या डाक विभाग है, इसका प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? सचिव। कौन होता है? सचिव होता है। तो प्रमुख है डाक विभाग का वो कौन है? सचिव डाक विभाग। और ये जो सचिव डाक विभाग है, इसके पास एक एक्स्ट्रा चार्ज और होता है, किसका? पोस्टल सर्विस बोर्ड का ये अध्यक्ष भी होता है। पोस्टल सर्विस बोर्ड को अपन आगे समझने वाले हैं। और वर्तमान में सचिव कौन है? तो वंदिता कौल। कौन है? वंदिता कौल है, वर्तमान डाक विभाग की सचिव है। तो आ जाते हम अपने चार्ट पर, और चार्ट पर दूसरी चीज है ये सचिव डाकघर डाक सेवा बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? वंदिता कौल। अब इनके नीचे आती है डाक सेवा बोर्ड। कौन आती है इसके नीचे? डाक सेवा बोर्ड आती है। डाक सेवा बोर्ड को पढ़ने से पहले हम 2-3 फैक्ट और पढ़ लेते हैं। जो डाक मुख्यालय है, डाक का मुख्यालय है वो कहां पर है? तो अपने भारतीय डाक का मुख्यालय कहां पर? डाक भवन नई दिल्ली में है।
निदेशालय जो पीएलआई डायरेक्टर का है, तो यहां पर आप देखोगे कि इस चार्ट में डाक सेवा बोर्ड आ गया। डाक सेवा बोर्ड के नीचे सर्किल सर्किल रीजन क्या होते हैं वो आगे बताने वाला हूं। तो यहाँ पर सर्किल आ गए और यहाँ पर ही देखना कि सर्किल के नीचे ही आपको दिखाई देगा सर्किल की डाक सेवा बोर्ड के अंदर क्या होता है, पीएलआई निदेशालय। क्या होता है, पीएलआई निदेशालय होता है। पीएलआई निदेशालय जो पीएलआई अपन इंश्योरेंस करते हैं उसका निदेशालय है। तो वो कहां पर है, तो वो है नई दिल्ली में। तो आपको पूछे कि पीएलआई निदेशालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में। और एक होता है निदेशक पीएलआई, इस निदेशक पीएलआई का ऑफिस कहां पर है, कोलकाता में है। और जो विदेशी डाक वगैरह है उनके नियंत्रण का जो केंद्र है वो कहां पर है, मुंबई में। कहां पर है, मुंबई में है। और सैनिक डाकघर सेवा मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली। तो ये कुछ मुख्यालयों के नाम है जो आपको याद करने हैं। सैनिक डाकघर सेवा क्या होती है ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो सैनिक डाकघर सेवा मुख्यालय नई दिल्ली में, विदेशी डाक नियंत्रण मुंबई में, निदेशक पीएलआई कोलकाता में, और निदेशालय कहां पर है, नई दिल्ली में। निदेशालय पीएलआई कहां पर है, नई दिल्ली में है। और डाकघर का मुख्यालय डाक भवन नई दिल्ली में है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब आते हैं अपन डाक सेवा बोर्ड पर। किस पर आते हैं, डाक सेवा बोर्ड पर। तो जो डाक सेवा बोर्ड है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का शीर्ष प्रबंधन निकाय है। क्या है, शीर्ष प्रबंधन निकाय है। वो क्या है, डाक सेवा बोर्ड, पोस्टल सर्विस बोर्ड। तो प्रश्न पूछा जाता है कि डीओपी का शीर्ष प्रबंधन निकाय कौन सा है, तो वो है अपना डाक सेवा बोर्ड। अब डाक सेवा बोर्ड बेसिकली होता क्या है कि डाक सेवा बोर्ड में जो सचिव है, इस सचिव के साथ कितने 6 सदस्य होते हैं और इन 6 सदस्यों को अलग अलग विभाग दिए जाते हैं, ठीक है। और उनके नाम कुछ इस प्रकार है। तो डाक सेवा बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्य शामिल होते हैं। ये पूछा जाता है कि डाक सेवा बोर्ड में कुल कितने सदस्य तथा तो अध्यक्ष और एक 6 सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, हमने पहले पढ़ा है कि जो सचिव होता है उसके पास एक्स्ट्रा चार्ज किसका होता है, जो पोस्टल सर्विस बोर्ड है उसके अध्यक्ष के रूप में भी ये कार्य करता है। कौन, सचिव। डीजी महानिदेशक इसके साथ में होते हैं और अतिरिक्त महानिदेशक वर्तमान कौन है, आशीष कुमार। अब ये 6 सदस्य है वो कौन कौन से है, तो इसमें 6 सदस्य होते हैं और इन 6 सदस्यों के नाम ये है। अब इन नामों को आप एक बार देख के जा सकते हैं, मैक्सिमम बार ये पूछे नहीं जा सकते, सिर्फ सचिव और इनके ही नाम पूछे जाते हैं, लेकिन एक बार आप इनको देख के जाना। अब इनको ये जो विभाग है इनके बारे में पूछा जाता है। क्या किया जाता है कि निम्न में से कौन सा जो डाक सेवा बोर्ड का विभाग नहीं है, तो इसमें आप कार्मिक विभाग एक होता है इनका, एक योजना विभाग, पीएलआई विभाग, बैंकिंग इक्विटी संचालन और तकनीकी विभाग होता है। और इनके वर्तमान अधिकारी ये है। पहला है कार्मिक का मंजू पांडे, योजना का श्री अभिनव वालिया, पीएलआई का जितेंद्र गुप्ता, बैंकिंग इक्विटी का अनुल कुमार, संचालन मंजू कुमार और तकनीकी सुब्रत दास। अब ये जो डाक सेवा बोर्ड है इसमें 2 सदस्य होते हैं वो स्थायी आमंत्रित किए जाते हैं। क्या होते हैं, 6 सदस्य होते हैं और 2 सदस्य आमंत्रित किए जाते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि डाक सेवा बोर्ड में कुल कितने आमंत्रित सदस्य होते हैं, तो आपका आंसर होगा कितने, 2 सदस्य आमंत्रित होते हैं। कौन कौन से बोर्ड में स्थायी आमंत्रित सदस्य, 2। पहला है अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, 2 जने हैं, अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार। ये क्या होते हैं, आमंत्रित सदस्य होते हैं। तो डाक सेवा बोर्ड का निदेशालय के वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी होते हैं। जो डाक सेवा बोर्ड के निदेशालय के वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी वो बोर्ड के सचिव के रूप में सहायता प्रदान करते हैं, सहायता प्रदान की जाती है। डाक विभाग को, अब हम ये पढ़ लिया हमने डाक सेवा बोर्ड को। अब डाक सेवा बोर्ड के बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, इसके जो पूरे भारत का जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसको 23 सर्कलों में बांटा गया है। कितने, 23 सर्कलों में बांटा गया है। तो हमने अपने चार्ट में हम कहां तक आ गए, हम अपने चार्ट में ये डाक सेवा बोर्ड तक आ गए। अब इसके आगे हमको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि पूरे भारत में डाक की जो संगठन जो संरचना है वो किस प्रकार से है। उसको समझने से पहले हम थोड़े से 2-3 फैक्ट और पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट हब, राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट हब कितने हैं टोटल मिला के, तो भारत में 91 है। पार्सल हब कितने हैं, पार्सल हब है 190, 190, ठीक है। पार्सल हब क्या होते हैं, इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि टोटल जहां पर क्या होती है, पार्सल पैकिंग वगैरह पोस्टिंग वगैरह सारे वहां पर होती है। तो पार्सल हब टोटल कितने हैं, 190 हो। अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के तहत टोटल शामिल देश कितने हैं, तो वो है 100। और जो वाणिज्य रूप से प्रलेखित देश है अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के तहत वाणिज्य रूप से शामिल प्रलेखित देश कितने हैं, 6। वर्तमान में भारत में कुल कितने, 24 जीपीओ, 24 जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस है। अब जो पूरे भारत में जो सर्कल है उनको 23 सर्कलों में बांटा गया। कितने, पोस्ट ऑफिस 23 सर्कलों में बांटा गया है। तो सर्कल 23 है लेकिन जीपीओ 24 क्यों है, क्योंकि जो दिल्ली है वहां पर 2 जीपीओ लगते हैं। कितने, 2।
पहला है दिल्ली और एक है नई दिल्ली। ठीक है, तो टोटल मिला के आपको पूछे कि वर्तमान में भारत में कुल कितने जीपीओ है, तो 24 जीपीओ। जीपीओ का फुल फॉर्म है जनरल पोस्ट ऑफिस। फुल फॉर्म के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहां पर सारी फुल फॉर्म में आपको एक साथ बता दी जाएगी। फुल फॉर्म के प्रश्न आते हैं। अब आते हैं अपन डाक विभाग की संरचना के ऊपर। तो हमारा जो डाक विभाग है उसको टोटल, जैसे पूरा ये हमारा भारत है, पूरा भारत है, उसमें डाक विभाग को कितने 23 सर्कलों में बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पर जैसे राजस्थान सर्कल आ गया, गुजरात सर्कल आ गया, ठीक है, मुंबई, या इस प्रकार से पूरे सर्कलों में बांटा गया है। अब जो एक सर्कल है, कई बार क्या है, जैसे 23 सर्कल है, राज्य अधिक है, तो एक सर्कल को एक से अधिक राज्यों का भी चार्ज इनके पास होता है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि डाक विभाग को कितने सर्कलों में बांटा गया है, तो टोटल कितने सर्कल है, ये इस प्रकार से 23 सर्कल है। कितने? 23 सर्कल है। तो सबसे पहला है सर्किल, तो कितने सर्किल में बांटा गया है, 23 सर्किल में बांटा गया है। अब इस सर्किल का जो प्रमुख होता है वो होता है सीपीएमजी। कौन होता है? सीपीएमजी होता है, जिसकी फुल फॉर्म है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। ठीक है, तो सर्किल पर प्रमुख कौन होता है, आप प्रश्न पूछा जाता है कि डाक विभाग का सर्किल प्रमुख कौन होता है, तो सीपीएमजी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। अब ये सर्किल है, जैसे कि हमारा राजस्थान सर्किल हो गया, गुजरात सर्किल हो गया, सर्किल को अपन पूरा समझने वाले, टोटल 23 सर्किलों को, उनके मुख्यालयों को आगे समझने वाले हैं। फिर ये सर्किल को बांटा गया है रीजन में। किसमें? रीजन में बांटा गया। तो मान लो ये एक सर्किल आ गया राजस्थान सर्किल, अब इसके अंदर जोधपुर रीजन आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बांटा गया इसको रीजन में। और रीजन के ऊपर जो प्रमुख होता है वो होता है पीएमजी, पोस्ट मास्टर जनरल। कौन होता है? पोस्ट मास्टर जनरल होता है। तो रीजन या क्षेत्र प्रमुख कौन होता है? पोस्ट मास्टर जनरल होता है। अब जैसे कि जोधपुर रीजन आ गया, अब उसको बांटा गया डिवीजन में बांटा गया। तो ये जो जैसे आ गया ये रीजन, अब इस रीजन को डिवीजनों में बांटा जाएगा, जैसे कि सिरोही जालोर डिवीजन। तो ये जो डिवीजन है, अब डिवीजन के ऊपर प्रमुख कौन होगा? एसएसपी या एसपी। एसपी क्या होता है? सुप्रीडेंट ऑफ पोस्ट, जिसको अपन अधीक्षक बोलते हैं, सुप्रीडेंट ऑफ पोस्ट, और सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पोस्ट। तो यहां पर क्या होता है कि डिवीजन के ऊपर प्रमुख कौन होता है? एसएसपी या एसपी होता है। अब डिवीजन के अंदर सब डिवीजन होते हैं, जैसे कि सिरोही जालोर वाला डिवीजन हमारा, उसके अंदर क्या आ गया? आबू सब डिवीजन। तो ये आ गया सब डिवीजन। तो इसके अंदर क्या होगे? ये डिवीजन है, उसके अंदर होगा सब डिवीजन। तो सब डिवीजन आ गए। सब डिवीजन पर होता है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट प्रमुख, या एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होता है। तो ये इनके प्रमुख है। और इस प्रकार से, तो सबसे पहले किस में बांटा गया? सबसे पहले आ गई सर्कल। सर्कल के अंदर कौन आया? रीजन। रीजन के अंदर क्या है? डिवीजन। और डिवीजन के अंदर आए सब डिवीजन। ठीक है, तो इस प्रकार से डाक विभाग की संरचना है। आ गया समझ में? अब बढ़ते हैं अपन आगे। सबसे पहले लेते हैं अपन सर्किल को। सबसे पहले लेते हैं अपन सर्किल को। आरएमएस वगैरह को भी आगे समझने वाले। तो भारत में कुल 23 डाक सर्किल है। कितने? 23 डाक सर्किल है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है सर्किल और उसका मुख्यालय पूछा जाता है। अधिकतर बार क्या पूछा जाता है? सर्किल और उसका मुख्यालय। तो हमने ये टेबल बनाई है किसकी? सर्किल और उनके मुख्यालय की। अब आप देखोगे कि जो भारत के जो पहले राज्य थे, मैक्सिमम जो सर्किल है उनके मुख्यालय, भारत के जो पहले राज्यों की राजधानी थी, वही इनके क्या है? वही इनके मुख्यालय है। कुछ जो अलग है उनको हमने स्टार करके अलग से लिख लिया है और उनको ही आपको अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन राजस्थान सर्किल। तो राजस्थान सर्किल का मुख्यालय है जयपुर में। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। गुजरात का आप देखना कि गांधीनगर था, लेकिन क्या है, आप गांधीनगर अहमदाबाद में ऐसे याद रख सकते हैं। तो गुजरात का है अहमदाबाद। पंजाब का चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, महाराष्ट्र का मुंबई, मध्य प्रदेश का भोपाल, केरल का तिरुवनंतपुरम, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, उड़ीसा का भुवनेश्वर, तमिलनाडु का चेन्नई, तेलंगाना का हैदराबाद, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, कर्नाटक का बेंगलोर, झारखंड का रांची, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, हिमाचल का शिमला, उत्तराखंड का देहरादून, दिल्ली का नई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली का नई दिल्ली है। अब देखो उत्तरी पूर्वी, जो उत्तरी पूर्वी के राज्य है उनको मिक्स करके एक सर्किल बना गया जिसको उत्तरी पूर्वी सर्किल कहा जाता है। अब इसका जो मुख्यालय वो है शिलोंग। क्या है? शिलोंग। शिलोंग आपको अच्छे से याद करना है। आंध्र प्रदेश है, इसका मुख्यालय विजयवाड़ा। क्या है? विजयवाड़ा। और असम का है गुवाहाटी। हरियाणा का बहुत बार पूछा जाता है अंबाला कैंट। क्या है? हरियाणा का अंबाला कैंट। अब देखो, हमने बताया था कि जो एक सर्किल होता है उसके पास एक से अधिक राज्य भी होते हैं, एक से अधिक क्षेत्रों के क्या होते हैं उसके पास, उसके अधीन आते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि कुछ जैसे है जिनके पास एक से अधिक है तो उनको हम पढ़ेंगे। ऐसे पूछा भी जाता है कि उत्तरी पूर्वी सर्किल में कौन कौन से राज्य शामिल है, कौन कौन से नहीं है। ठीक है, इन राज्यों के आपको नाम याद होने चाहिए।
तो उत्तरी पूर्वी सर्किल में आता है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड। आप इसको याद रख सकते हैं ट्रिक से कि ट्रिपल एम एंट, तो 3 एम की क्या है, चीटी है कोई, ठीक है। तो मणिपुर, एम से मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और टी से त्रिपुरा, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी सर्किल में टोटल कितने राज्य, तो कितने, 6। फिर है पश्चिम बंगाल सर्किल। पश्चिम बंगाल सर्किल में एक तो आता है पश्चिम बंगाल, फिर आता है अंडमान निकोबार का क्षेत्र और सिक्किम, ठीक है। मैक्सिमम बार पूछा गया कि सिक्किम कौन से सर्किल में आता है, तो सिक्किम है, क्योंकि ये सिक्किम ऊपर की तरफ, ठीक है। तो सिक्किम किसके अंदर आता है, पश्चिम बंगाल सर्किल के अंदर आता है। शॉर्ट ट्रिक है इसकी, पास, कि पश्चिम बंगाल में जाके सारे पास हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सारे पास हो जाते हैं और सीधे पोस्टमैन और एमटीएस बन जाते हैं। तो आप देखोगे कि क्या है, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, ठीक है। पी से पश्चिम बंगाल, ए से अंडमान निकोबार, एस से सिक्किम है। अब है महाराष्ट्र सर्किल। महाराष्ट्र सर्किल में एक महाराष्ट्र खुद और एक आता है गोवा, छोटा सा गोवा है, वो किसको दे दिया, महाराष्ट्र को। तो इसको आप याद रख सकते हैं गुड मॉर्निंग से, जैसे एक रेडियो चैनल आता है गुड मॉर्निंग मुंबई करके, तो आप याद सकते हैं गुड मॉर्निंग से याद रख सकते हैं किसको, महाराष्ट्र और गोवा को याद रख सकते हैं। फिर आते हैं गुजरात सर्किल में। तो गुजरात सर्किल में दमन द्वीप, एक तो गुजरात खुद, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली का चार्ट किसके पास है, जो क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, गुजरात सर्किल के अंदर आता है। केरल और लक्षद्वीप, केरल में दो याद रख सकते हैं कि केरल एक खुद और ल से लक्षद्वीप पीछे, केरल और लक्षद्वीप, केएल राहुल के नाम से भी याद रख सकते हैं, ठीक, केरल और लक्षद्वीप। अब आते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश और यनम, ठीक है, आंध्र प्रदेश और यनम ये दो क्षेत्र आते हैं। फिर है पंजाब, पंजाब के अंदर पंजाब और चंडीगढ़। तमिलनाडु में तमिलनाडु और पांडिचेरी का जो क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है, तमिलनाडु सर्किल के अंदर आता है। तो मुख्य रूप से आप ये याद रखना कि उत्तरी पूर्वी सर्किल का और पश्चिम बंगाल का अच्छे से याद करके जाना। अब इसके बाद ये आगे अपने सर्किल। अब सर्किल के बाद अपन कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं, एक टॉपिक पढ़ेंगे, थोड़े और फैक्ट पढ़ लेंगे। अब आते अपन फैक्ट, कुछ बातें। भारत में डाकघर की स्थापना कब हुई थी, 1727 में कोलकाता में हुई थी। कोलकाता जीपीओ की स्थापना 1734 में, चेन्नई जीपीओ की स्थापना 1786 में, मुंबई जीपीओ की स्थापना 1793 में हुई थी। वर्ष 1882 में एशिया की सर्वप्रथम चिपकाने वाली जो डाक है वो सिंध में जारी की गई थी। तो एशिया की सबसे पहले चिपकाने वाली डाक टिकट है वो कहां से, सिंध में जारी की गई थी। कब, 1852 में। 18 फरवरी 1911 को विश्व की प्रथम हवाई डाक, विश्व की प्रथम हवाई डाक कहां से, इलाहाबाद से नैनी के बीच, कहां पर, इलाहाबाद से नैनी के बीच 18 किलोमीटर की उड़ान भरी, ठीक है। तो कब, 1911 में। डाक विभाग ने मध्य प्रदेश में जबलपुर और जम्मू कश्मीर डाक सर्किल में जम्मू 2 नए डाक क्षेत्र सृजित किए गए हैं। इन क्षेत्रों के सर्जन से वर्तमान में भारत में कितने, 54 डाक क्षेत्र हो गए, कितने, 54। तो कहां पर, मध्य प्रदेश में एक तो जबलपुर और जम्मू और कश्मीर डाक सर्किल में जम्मू 2 नए डाक क्षेत्र सृजित किए हैं। तो इन दो क्षेत्रों के सर्जन से वर्तमान में कितने, 54 डाक क्षेत्र हो गए। वर्तमान में भारत में कुल डाकघरों की संख्या कितनी है, टोटल 1,64,972। उसके बाद जो विभागीय डाकघरों की संख्या, जिसमें विभागीय डाकघर है वो कितने हैं, 25,081। डाक शाखा डाकघरों की टोटल संख्या कितनी है, 1,39,891। और इनमें से भी जो 90.61% डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में है और 9.39% डाकघर है वो कहां पर है, शहरी क्षेत्रों में है। देखो ये जो आंकड़े है ये इतनी बार मैक्सिमम बार पूछे नहीं जाते, इनके चांस बहुत ही कम होते हैं, तो एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, आपको लमसम याद होना चाहिए, ठीक है, कि अंदाजन सही हो जाए। देखो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फैक्ट आपको सब पता होने चाहिए, लेकिन जो एंड टाइम पर आपको क्या पढ़ना है वो अच्छे से देख के जाना, जैसे कि मुख्यालय वाले प्रश्न बनते ही है। देश में 810 प्रधान डाकघर है, टोटल कितने हैं, 810 प्रधान डाकघर है। प्रधान डाकघर वगैरह क्या है ये अपन आगे देखने वाले जब डाकघरों की श्रेणी अपन देखेंगे तब। टोटल उप डाकघरों की संख्या कितनी है, 24,271। भारत में डाकघर औसतन कब, इनका 19.98 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। ये था एक डाकघर 8,415 लोगों को सेवा प्रदान करता है, ठीक है। ये आप याद रखना कि भारत में डाकघर का औसतन कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 19.
19.98 वर्ग किलोमीटर है। रात्रिकालीन डाकघर क्या होते हैं, वो अपन आगे पढ़ने वाले रात्रिकालीन डाकघर होते हैं। वो क्या करते हैं कि जहां पर रात के समय में भी पोस्ट ऑफिस जो स्पीड पोस्ट वगैरह बुक करने की सुविधाएं होती है। इसका टॉपिक है आगे अच्छे से समझने वाले इसको। तो टोटल कितनी है संख्या, आप ये सिर्फ आंकड़े 115। छटाई केंद्र कितने हैं टोटल 91। और ईएमपीएस सेंटर कितने हैं, 2। ईएमपीएस सेंटर कितने हैं, 2 ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसर सेंटर। और इंट्रा सर्किल हब की संख्या है 150। तो ये सारे आ गए। तो ये है कुछ फैक्ट। अब बढ़ते हैं अपन अपने चार्ट पर। अब सबसे पहले हमने सर्किल को पढ़ लिया। अब सर्किल के बाद आते हैं क्षेत्र या रीजन पर। सर्किल हमने समझ लिया, कितने टोटल 23 सर्किल है उनको पढ़ लिया। अब आते हैं अपन रीजन पर। इस पर आते, रीजन पर आते। अब जो क्षेत्र तथा रीजन होते हैं उसमें दो प्रकार के मंडल होते हैं। एक है आरएमएस मंडल और एक होता है पोस्टल डिवीजन डाक मंडल। दो प्रकार के, एक है आरएमएस डिवीजन आरएमएस मंडल और एक होता है आरएमएस डिवीजन और पोस्टल डिवीजन। दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं, मंडल। तो सबसे पहले है तो पोस्टल डिवीजन। अब इसका प्रमुख होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। और जो आरएमएस की फुल फॉर्म है रेलवे मेल सर्विस। और इसके डिवीजन मंडल पर प्रमुख होता है एसआरएम या एसएसआरएम। ठीक है, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल, वो इसका क्या होता है, प्रमुख होता है। आगे समझ में। तो इसके अंदर ये जो आरएमएस क्या काम करता है कि रेल से डाक को लेना, ठीक है, डाक एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाक की लेके जब भेजना, ठीक है। तो ये सारा अपन जो रेल आरएमएस वाला पढ़ेंगे पोस्ट मैन वाले सेक्टर में, वहां पर अच्छे से समझने वाले हैं। अब आते हैं डिपो में। जो डीओपी में जो पोस्टल डिपो होते हैं वो, तो ये जो डिपो क्या करते हैं, स्टेशनरी प्रोवाइड करना, फॉर्म वगैरह प्रोवाइड करना, डाक, तो ये सारे काम कौन करता है, पोस्टल डिपो के द्वारा होता है। तो डीओपी में डिपो कितने, पोस्टल स्टोर डिपो होता है और एक सर्किल स्टाम्प डिपो होता है। तो दो प्रकार के। अब वर्तमान में क्या किया है, इन दोनों का विलय कर दिया गया है और इस डिपो का एकल नेतृत्व है वो पीएसबी अधिकारी यानी कि अधीक्षक द्वारा किया जाता है। तो वर्तमान में इन दोनों को क्या किया है, आपस में दोनों को मर्ज कर दिया गया है। और इसका जो एक पहले क्या होता था, पोस्टल डिपो का अलग से अधिकारी होता था, इसका एक अलग से अधिकारी होगा। वर्तमान में दोनों को ज्वाइन करके फिर क्या इसका एकल अधिकारी अधीक्षक को द्वारा कर दिया गया है। तो ये आगे अपने डिवीजन और डिवीजन में पोस्टल डिपो के बारे में। अब आते अपन वापिस अपने चार्ट पर कि हमने चार्ट में क्या क्या चीजें कवर कर ली। तो मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल हो गया, पीएलआई निदेशालय हो गया, राकंपा गाजियाबाद को अपन आगे पढ़ने वाले, पार्सल निदेशालय हो गया। अब है सेना डाकघर और सीपीटी मैसूर। सबसे पहले अपन इन दोनों को निपटा देते हैं, राकंपा गाजियाबाद अब और सीपीटी मैसूर। अब राकंपा गाजियाबाद पर चलते हैं। तो राकंपा गाजियाबाद क्या है, जो पोस्ट ऑफिस है उसके जो स्टाफ के लिए शीर्ष प्रबंधन जो प्रशिक्षण संस्थान है भारत में, वो कौन सा है, वो है राकंपा गाजियाबाद। तो पोस्टल स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो आपका आंसर होना चाहिए गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, यूपी में। और राकंपा की फुल फॉर्म आपको पूछी जाती है तो रफी अहमद केडवाई नेशनल पोस्टल अकेडमी। रफी अहमद केडवाई नेशनल पोस्टल अकेडमी। अब ये काम क्या करती है, तो मैं इसका एक इमेज लेके आया हूं। ये है रफी अहमद केडवाई राष्ट्रीय पोस्टल अकादमी, अंतरराष्ट्रीय उन्नत डाक प्रबंधन कार्यक्रम। अब इसके अंदर ये शिक्षण कैलेंडर वगैरह सारे जारी होते हैं। ये काम क्या करता है, रफी अहमद केडवाई राष्ट्रीय डाक अकादमी डाक विभाग का शीर्ष केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान है, जो भारतीय डाक सेवा में भर्ती होने वाले युवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और संवारने हेतु इसकी प्राथमिक भूमिका है। तो ये क्या है, एक प्रशिक्षण संस्थान है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, रफी अहमद केडवाई राष्ट्रीय पोस्टल अकादमी। आशा करता हूं अभी तक आपको क्लास बहुत ही अच्छी लग रही होगी। और जो कंप्लीट वीडियो है, सारे पूरा सिलेबस है, वो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि हमारे व्हाट्सएप चैनल जो पोस्टल अरावली है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको डेली क्विज मिल रहे हैं और पोस्ट ऑफिस से संबंधित खबरें भी मिल रही है। तो ये जो ग्रुप लिंक है वो आपको चैनल अबाउट में मिल जाएगी। उसके बाद है हमारी ऐप अरावली अकेडमी। इस ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाओगे, इस प्रकार का लोगो आएगा और आपको इंस्टॉल कर लेना है। और इस ऐप में आपको ये दो कोर्स मिलेंगे। पहला है जो जीडीएस से पोस्ट एमटीएस तथा पोस्टमैन दोनों के लिए कंबाइंड है, और दूसरा है जीडीएस से एमटीएस के लिए, और वो है केवल नाम मात्र की शुल्क में, जिसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सब उपलब्ध होगी। अब आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, सीपीटी मैसूर। ये कहां पर है, मैसूर नजाराबाद कर्नाटक में स्थित है। कहां पर, पहले आपको ये पूछा जाएगा सीपीटी कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा मैसूर कर्नाटक। अब इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी।
सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये है इसकी फुल फॉर्म। ये भी क्या करता है, ये पोस्ट ऑफिस में जो टेक्नोलॉजी, जो प्रशिक्षण देने का, ठीक है, टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रशिक्षण देने आदि का काम करता है। मैसूर, नजाराबाद, कर्नाटक में स्थित है। ये रतनपा कहाँ पर है, गाजियाबाद, यूपी में। तो ये आप दोनों अच्छे से याद रखना। तो हमारे चार्ट में ये दो चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब आते हैं अपन सेना डाकघर पर। किसमें, सेना डाकघर। तो ये अपनी कंप्लीट हो गया और ये कंप्लीट हो गया। अब है सेना डाकघर। तो सेना डाकघर क्या होता है, ठीक है, तो जहां पर जो आर्मी क्षेत्र वगैरह होते हैं वहां पर डाक की व्यवस्था करने के लिए अलग से सेना डाकघर बेस सर्किल की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है, बेस सर्किल की स्थापना की जाती है। और इनके लिए जो दो, एक पहला है 56 आर्मी ऑफिस दिल्ली और एक है 99 आर्मी ऑफिस कोलकाता। ये इन दो की स्थापना। अब जैसे क्या होता है कि जो सेना में जो काम कर रहे हैं उनको जैसे कोई भी लेटर वगैरह लिखनी है, ठीक है, उनके प्रभाग को, तो इन वहां पर कोई एड्रेस नहीं लिखा जाता, इनके ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, एड्रेस के ऊपर ये लिखा जाता है, 56 आर्मी ऑफिस को भेजा जाता है, 99 आर्मी ऑफिस को भेजा जाता है। तो ये है सेना डाकघर। अब ये जो सेना डाकघर होते हैं इनके अंदर जो अधिकारियों, इनके अंदर भी जो जैसे फील्ड में डाक बांटने के वाले अलग होते हैं, अनुभाग के आधार पर जो डाक भेजी जाती है उनको वितरण करने के अलग अलग होते हैं। तो ये हमारा जो ये चार्ट में क्या है, सेना डाकघर। अब सेना डाकघर को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो, सेना डाकघर का एपीएस, आर्मी पोस्टल सर्विस, क्या फुल फॉर्म है, आर्मी पोस्टल सर्विस। तो हमारे जो 23 सर्कल है उनके अलावा सैन्य बलों की डाक संबंधी सेवाओं के लिए एक और सर्किल होता है जिसे क्या बोलते हैं अपन, बेस सर्किल। क्या बोला जाता है, बेस सर्किल बोला जाता है। और यह किसके अंदर आता है, आर्मी पोस्टल सर्विस के अंतर्गत आता है। कौन कौन से, 56 और 99। कहां पर इनके सेंटर कहां पर है, कोलकाता में और दिल्ली में। अब बेस सर्किल का नेतृत्व, बेस सर्किल का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जाता है और इसका प्रमुख कौन होता है। तो इसका जो प्रमुख होता है वो अपर महानिदेशक होता करता है। किसके द्वारा, एक अपर महानिदेशक द्वारा की जाती है। और ये अपर महानिदेशक कौन होता है, कि एक मेजर जनरल के पद पर, जो मेजर जनरल के रैंक पर जो काम करता है उसका अधिकारी होता है। मेजर जनरल रैंक के पद पर होता है। जो इसका प्रमुख होता है वो कौन होता है, अपर महानिदेशक होता है, जो जिसकी रैंक क्या होती है, मेजर जनरल की रैंक का अधिकारी होता है। हमारे जो आर्मी में जो पोस्ट एपीएस में काम करते हैं उनके लिए देखो इस प्रकार से वर्दी भी अलग होती है और ये डाक विभाग का इस प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है, इनके लिए अलग से यूनिफॉर्म वगैरह सारी अलग होती है। अब हमारे जो एपीएस है इसके अंदर जो कर्मचारियों की भर्ती की जाती है तो उसमें जो 75% है वो तो कार्मिक डाक विभाग के द्वारा क्या किया जाता है, उनको भर्ती किया जाता है। और जो 25% है वो आर्मी से लिए जाते हैं। कहां पर, आर्मी से लिए जाते हैं कर्मचारियों में। इसी प्रकार जो इसके ऊपर अपर रैंक के जो होते हैं उनके लिए भी इसी प्रकार का कोटा होता है। 75 कार्मिक डाक विभाग से और 25% कहां से, आर्मी से लिए जाते हैं। एपीएस के अधिकारी संलग्न में भारतीय डाक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर आय अधिकारी होते हैं। एपीएस कितने, 56 आर्मी ऑफिस कहां पर है, दिल्ली में। ये पूछा जा सकता है 56 आर्मी ऑफिस कहां पर है, 99 आर्मी ऑफिस कहां पर है, कोलकाता में। इसमें इसको भी दो भागों में, फील्ड डाकघर और अनुभव आधारित डाकघर, दो भागों में बांटा जाता है। इनको भी आगे दो भागों में बांटा जाता है। तो ये आगे अपने पोस्टल, जो आर्मी पोस्टल ऑफिस है वो। तो लगभग हमने ये सारे कवर कर लिए हैं। ये टोटल पोस्ट ऑफिस के विभाग का संगठन के अंदर आपको ये चीजें पढ़नी है। अब इसके बाद आप ये देखोगे कि चार्ट के अंदर कि ये आरएमएस प्रभाग है। अब आ जाते, देखो ये व्यवसाय विकास निदेशालय, इसके नीचे जो पोस्ट मास्टर जनरल है इसके नीचे आते हैं डाक प्रशिक्षण केंद्र। क्या आते हैं, डाक प्रशिक्षण केंद्र, जहां पर जैसे आप पीए बनेंगे या ठीक, तो आपका जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो इन्हीं डाक प्रशिक्षण केंद्रों पर दिया जाता है। और ये टोटल मिला के कितने हैं, 6 डाक प्रशिक्षण केंद्र। कितने हैं, 6 डाक प्रशिक्षण केंद्र है। अब सीपीएमजी के नीचे आता है, जैसे सर्किल के नीचे क्या आता है, रीजन। तो रीजन प्रमुख आएगा क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल, जिसको क्या बोलते हैं अपन, पीएमजी। सर्किल स्टाफ डिपो आपने पढ़ लिया। पुनः व्यवस्थित पत्र कार्यालय भी हमने आगे अपन देख लेंगे। तो क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल और डाक प्रशिक्षण केंद्र को भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो पहले अपन डाक प्रशिक्षण केंद्र को पढ़ लेते हैं। देखो, भारत में कुल कितने, 6 डाक प्रशिक्षण केंद्र। कितने हैं, 6 डाक प्रशिक्षण केंद्र है। प्रश्न पूछा जाता है कि टोटल कितने डाक प्रशिक्षण केंद्र है, तो 6। कहां कहां पर है, पहला है
उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में, दूसरा है गुजरात में बड़ोदरा गुजरात में, तीसरा है मैसूर कर्नाटक में, चौथा है मदुरई तमिलनाडु में, पांचवा है दरभंगा बिहार में, और छठा है गुवाहाटी असम में। और इन्हीं पर का क्या करोगे आप, जब पीए वगैरह जो आईपीओ वगैरह बनते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है वो यहीं पर होती है। अब इसको याद करने, इन 6 नामों को आपको याद करने की आप ऐसे ट्रिक रख सकते हो कि जब कोरोना हुआ तो सब मर मर के क्या डर डर भागे कहां पर, गांव की ओर, तो सब मर मर डर भागे गांव की ओर। तो सबसे याद रख सकते हो आप, सहारनपुर उत्तर प्रदेश वाला, बी से बड़ोदरा गुजरात वाला, ठीक है, मर से मैसूर, ठीक है, मर से मदुरई, दरभंगा से दरभंगा बिहार, और गांव से गुवाहाटी असम वाला याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 डाक प्रशिक्षण केंद्र है, इनके बारे में सवाल पूछा जाता है, इनके नाम पूछे जाते हैं कि सहारनपुर वाला कहां पर है, तो यूपी में, बड़ोदरा वाला कहां पर है, गुजरात में, ठीक है। तो डाक प्रशिक्षण केंद्र हो गए अपने। अब देखो ये जो सीपीएमजी सीपीएमजी के नीचे आ गया पीएमजी। अब पीएमजी क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल। अब इसके नीचे आएंगे आरएमएस विभाग प्रभाग आ गया, आरएमएस वाला प्रभाग, जहां पर प्रधान अभिलेख कार्यालय होता है, उप प्रभाग होता है, उप अभिलेख कार्यालय होता है, मेल कार्यालय, अनुभाग होता है। ये सब अपन आरएमएस से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे इसको। फिर है डाक विभाग और सामान्य डाक, इसके नीचे प्रधान डाक, सबसे नीचे हमारा जैसे शाखा डाकघर है हम, उसके ऊपर उप डाकघर आ गए, फिर है हेड ऑफिस आगे, प्रधान डाकघर आगे, उप प्रभाग, और ये सब किसके अंदर आते हैं, उसके ऊपर डाक विभाग और सामान्य डाकघर क्षेत्रीय पीएमजी के अंतर्गत आते हैं। फिर है विदेशी डाक, तो विदेशी डाक का केंद्र कहां पर, मुंबई में हमने पढ़ लिया, डाक भंडार डिपो हमने पढ़ लिया, और मेल मोटर सेवा को आगे हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या है, पूरा डाक विभाग का संगठन है, जहां पर हमने ये सब पढ़ लिया, शाखा डाकघर वगैरह ये सब अगले टॉपिक में, जहां डाकघर का डाक विभाग डाकघरों के प्रकार, इस टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे। शाखा डाकघर है, हेड ऑफिस है, इन सबको, रात्रिकालीन डाकघर है, इन सबको आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो पोस्ट ऑफिस संगठन में आपको ये चीजें पढ़नी है। सबसे पहले रीजन में किस प्रकार से बांटा गया, तो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ये। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जहां तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारी ऐप अरावली एकेडमी को जरूर डाउनलोड कीजिए। एक बार वापस मैं आपको बता देता हूं कि ये है हमारा पोस्टल अरावली ग्रुप, और यहाँ पर आप लोगो जरूर देखना, ठीक है। वहां पर आपको ये डेली क्विज मिल रही है, जिसमें मैक्सिमम तैयारी आपकी हो जाएगी। उसके बाद है हमारी अरावली एकेडमी, संपूर्ण ये जो 2 कोर्स है हमारे, जीडीएस से पोस्टमैन तथा एमटीएस दोनों के लिए कॉमन, और ये जीडीएस से एमटीएस के लिए कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर, साथ में जो पैनल पीडीएफ है वो, उसके बाद में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जैसे कि आप ये डाक विभाग का संगठन हमने आज का टॉपिक पढ़ा, इसके 40 प्रश्न या 30 प्रश्न आपको कल ही अगली टेस्ट में आपके जुड़ गया है, टेस्ट आपको मिलेगा। ये टोटल आप टेस्ट दे दोगे, जैसे जैसे टॉपिक तैयार होगा टेस्ट देंगे, टॉपिक तैयार टेस्ट देंगे, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के सारे पेपर सेट को आप मिलाएंगे, साथ में आपको इसमें गणित विषय भी पढ़ाया जाएगा, और साथ में जीके भी पढ़ाया जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी थी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।